राणा रंजीत जी, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में AIMIM से इन्होंने सीहोर लोकसभा से अपना किस्मत आजमाया था, उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद लगे रहे। और अभी हाल फिलहाल में जो कि यहाँ ढाका में कार्यक्रम हुआ था, उसमें सदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर ढाका आए थे और इन्होंने मंच से घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में ढाका विधानसभा से उनके पार्टी के उम्मीदवार होंगे राणा रंजीत जी। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करें आप सभी। और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं अफसर कमाल और आरिफ हयात के हवाले ये स्टेज करता हूं। 20 मिनट का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई, हमारे AHU न्यूज के इस मंच पे अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको कि ढाका की इस धरती पे एक छोटा शहर ही कहेंगे इसको, इस पे आप लोगों ने इस तरह का कामयाब कार्यक्रम करने की शुरुआत की है। सबसे अच्छी बात है कि सारे पत्रकारों को, अगल बगल के सभी पत्रकारों को जो आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं, लेकिन आपने एक मंच पे ला करके एक टीम बना करके आप काम कर रहे हैं, तो पहली जीत आपकी यही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजीत भाई, पिछले साल 1.5 साल से चंपारण या उत्तर बिहार की राजनीति में आप काफी चर्चा में हैं, यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर किसी व्यक्ति का और भी नाम जुड़े तो वो राणा रंजीत सिंह है। और ढाका विधानसभा से आपने लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ख्याल चल रहा है कि ढाका ही विधानसभा रंजीत सिंह के लिए क्यों? देखिए, राजनीति को लोगों ने छोटा रूप दे दिया है। विधायक बनना, सांसद बनना, मुखिया बनना, सरपंच बनना कोई नेता समझते हैं लोग। असल मायने में यह नहीं होता है। नेता मतलब होता है एक बड़े समूह का नेतृत्व करना। पुराने जमाने में आप जब जाएंगे, मुखिया जी या कोई एक सामाजिक व्यक्ति अगर केवल कह देता था कि देखिए मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ये झगड़ा आप लोग छोड़ दीजिए, ये मामला आप लोग मैं देख लूंगा, तो लोग उतने मात्र से मान जाया करते थे। तो नेता नेता होता है और नेता का पद बहुत बड़ा होता है, नेता का कद बहुत बड़ा होता है, लेकिन लोगों ने विधायक और सांसद को ही नेता मान लिया है। अब बात आई ढाका की, तो ढाका मैं मानता हूं कि उत्तर बिहार के खास करके मुस्लिम समाज के लिए एक राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर बिहार का सियासत का राजधानी मैं ढाका को मानता हूं, और एक मैसेज मैं पूरे देश को देना चाहता था। ढाका विधानसभा का ये मैसेज पूरे देश को देना चाहता हूं कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता का, सौहार्द का एक उदाहरण हम लोग पूरे देश को देने का काम करें। और जो एक सियासत है जो कहीं ना कहीं कोई MY में बांट दिया, किसी ने जो है अपना एक अलग समीकरण बना लिया, उन समीकरणों से अलग हटके एक नया समीकरण, एक नया राजनीतिक समीकरण को बनाना। और ढाका को मैंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट का लैब समझिए, या ढाका में वो पोटेंशियल है, ढाका में वो ताकत है। इतना छोटा शहर होकर के आप लोगों ने इतना बेहतरीन कार्यक्रम कराया है, तो आपने ढाका को ही क्यों चुना? आपने मोतिहारी को क्यों नहीं चुना? तो ये ढाका की ताकत है, ढाका के मिट्टी की ताकत है। इसीलिए महात्मा गांधी जी इसलिए चुना कि ढाका चंपारण का राजनीतिक जो हॉट सीट बन चुका है, इसलिए मजबूरन यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल हॉट सीट भी है। और महात्मा गांधी जी अगर आज जीवित होते तो मैं उनसे या आप भी पूछते कि आपने बढ़वा लखन सेन को क्यों चुना? आपने पहला बुनियादी विद्यालय अगर खोलना ही था तो कहीं जाते, आपने बढ़वा लखन सेन और ढाका की धरती को ही क्यों चुना? तो ढाका में ये ताकत है। राणा रंजीत जी, मेरा पहला सवाल होगा कि आप अपने जीवन के बारे में बताएं, अपने शिक्षा और निजी जिंदगी के बारे में बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और आपने राजनीति में आना क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि हमें राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलैया, मैं क्लास 1 से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, हॉस्टल में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना, घुल मिल जाना, ये मुझे अपने पढ़ाई की कड़ी में ही मिला। तो सैनिक स्कूल तिलैया से मैंने अपना स्कूली प्राइमरी एजुकेशन लिया। उसके बाद मैं बिरला पब्लिक स्कूल जो राजस्थान में, वहाँ से मैं मैट्रिक तक पढ़ा। DAV शामली, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी भी पढ़े हैं, वहाँ से 11th-12th किया। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग पुणे से किया, भारतीय विद्यापीठ जो कात्रज पुणे में है, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद MBA मैंने मार्केटिंग में किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और लगभग अलग अलग किया, MNC बड़ी कंपनी में भी काम किया, छोटी कंपनियों में भी काम किया।
मेरा मकसद, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे करना क्या है। मैं नौकरी करके सीखना चाहता था कि कैसे एक बड़ी कंपनी, एक बड़े समूह को काम कराना बड़ा एक जिम्मेदारी होता है। मैनेजर की तनख्वाह ज़्यादा होती है, तो लेबर जो कर्मचारी होता है उसकी तनख्वाह कम होती है। अगर अपने अधीन 10 लोगों को काम करा सकते हैं वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं जॉब एक्सपीरियंस मैंने लिया 8 साल का। सियासत में आने की बात अगर आपने पूछा है, तो मैंने पहली बात सियासत की रुचि मैंने अपने पिताजी के अंतिम यात्रा को देखा। और कहते हैं कि अगर आपने कुछ कमाया है, आपकी असल संपत्ति क्या है, वो किसी के अंतिम यात्रा, उसके जनाजे की भीड़ बताती है। आपके जनाजे में कितने लोग आए हैं, ये आपको बताता है कि आपने असल मायने में कमाया क्या है। क्योंकि जनाजे में किसी को बुलाया नहीं जाता है, केवल जानकारी दिया जाता है। तो मैंने अपने पिताजी के जनाजे की भीड़ को, उनके अंतिम यात्रा के भीड़ को देखा। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे पिताजी की संपत्ति है, इस संपत्ति को बढ़ाने का मैं प्रयास करूं। तो ये उस दिन मुझे सामाजिक जीवन में आने की पहली प्रेरणा मिली। पिताजी के इंतकाल के बाद दो चुनाव हार गए थे। मेरी जिम्मेदारी थी कि भाई का फर्ज निभाऊं। पिताजी भी नहीं थे, तो पिताजी के जाने के बाद भाई साहब को विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई। भाई मेरे अगर वीआईपी पार्टी में होते तो शायद मैं लाल झंडा लेता, वो भाजपा में थे तो मैंने भाजपा का झंडा लिया, लेकिन कभी किसी के मंच पे नहीं गया। भाई के नाते भाई को चुनाव में मदद किया, भाई को चुनाव जिताया, फिर अपनी नौकरी में वापस चला गया। तो लोग अक्सर कहते हैं कि पहले आप भाजपा में थे। नहीं, मैं भाजपा में नहीं, मैं भाई को मदद करने आया था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दूसरी पार्टी में थे, आरजेडी में, मैं कभी कभी उनको भी मदद करने जाता था। तो ये मेरी शुरुआत थी जब मैं सामाजिक जीवन में आने का सोचा, और भाई के नाते भाई को मदद किया, नौकरी में चला गया। और पूर्ण रूप से अगर सियासत की शुरुआत की तो लोकसभा चुनाव में AIMIM से लड़ा, और तब से मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से मैं AIMIM का हिस्सा। राणा रंजीत जी, पहले आप जनसुराज में थे, जिस समय वो पार्टी नहीं बनी थी, एक संगठन था, तो आपने जनसुराज को छोड़ करके MIM में जाने का निर्णय क्यों लिया, वजह क्या था? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी से मैं प्रभावित था, आज भी हूं। मैं उनको अपना गुरुदेव भी बोलता हूं। मैंने उनके साथ पदयात्रा किया, मैंने बहुत कुछ सीखा है। उस किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे इलेक्शन मैनेजमेंट, ये मैंने उनसे सीखा है। इसलिए गर्व से कहता हूं कि पार्टी विचारधारा अलग होगी, लेकिन गुरुदेव के रूप में मैं उनको मानता हूं। प्रशांत किशोर जी को चुनाव नहीं लड़ना था, मैं उनके संगठन का हिस्सा था, जनसुराज का हिस्सा था, मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना था। इसलिए हम लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं इस लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं और मुझे चुनाव लड़ना था। तो बहुत ही विनम्र रूप से, बहुत अच्छे नोट पे, सम्मानजनक तरीके से हम लोग अलग हुए, लेकिन आज भी वो सम्मान हम लोग एक दूसरे के लिए रखते हैं। उनको लोकसभा नहीं लड़ना था, मुझे लोकसभा लड़ना था। और मेरे बुरे वक्त पे, उस समय जब कोई पार्टी नहीं थी, तो मुझे AIMIM ने, पतंग के निशान ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे मेरे बुरे वक्त में, क्योंकि पहले ये अंदाजा था कि जनसुराज चुनाव लड़ेगी, पार्टी नहीं थी लेकिन समर्थन देगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, जैसे अफाक साहब को MLC में समर्थन दिया। तो जब आपके बुरे वक्त में कोई आपकी मदद करता है, तो मुझे AIMIM ने मदद किया। ओवैसी साहब का कर्ज है, अख्तरुल ईमान साहब का कर्ज है, इसको शायद मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ उन्होंने दिया। रंजीत भाई, आपके पिताजी यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं सीवर लोकसभा क्षेत्र का एरिया है, और यहाँ सभा सांसद रहे हैं, काफ़ी उन्होंने काम किया है। आप ढाका कंचनबंजी से आगामी विधानसभा चुनाव में अनाउंसमेंट भी है कि आप प्रत्याशी होंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि पिता के वो अधूरे सपने एज ए सांसद कौन से काम आपके नज़र में है कि अगर आपको ढाका की महान जनता अगर आप पे भरोसा करती है, आपको विधानसभा भेजती है, तो पहली प्राथमिकता विकास के मामले में क्या रहेगी कि इस काम को पहले आगे करके अपने पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि भेजनी है? देखिए, मेरे पिताजी बहुत लोगों का हौसला थे। मेरे इलाके के लोग ही नहीं, मेरे अगल बगल के लोग, जिला तक के लोग अगर चले जाएं, सासाराम में फंस जाएं, बक्सर में फंस जाएं, झारखंड में फंस जाएं, वो केवल कहते थे कि भाई मैं फलाने जगह से हूं, तो अगला कहता था सीताराम बाबू वाला जिला, सीताराम बाबू वाला शिवहर संसदीय क्षेत्र, सीताराम बाबू वाला मधुबन। तो मेरे पिताजी बहुत लोगों के हौसला थे। और कहीं ना कहीं पिताजी के जाने के बाद भाई साहब ने पार्टी को बदला और एक वर्ग टूट गया, क्योंकि जिस पार्टी में मेरे भाई चले गए उस पार्टी का कुछ विचारधारा अलग है, सिद्धांत अलग है।
तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी का एक बड़ा वर्ग छूट गया है, तो उसको हौसला, वही पुराना हौसला जो सीताराम बाबू देते थे कि मेरे साथ मेरे गार्जियन हैं, अगर कोई बुरा समय आएगा, बुरा वक्त आएगा तो मेरे पीछे कोई खड़ा होगा, तो वो हौसला देने का काम मैं करूंगा। सबसे पहला काम मेरा प्रयास यही है उस समाज के लिए जिस समाज ने मेरे पिताजी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया। क्योंकि मेरे पिताजी आरजेडी से चुनाव बेशक लड़ते जरूर थे, लेकिन एक समीकरण था मधुबन में जिसमें खास करके गरीब दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और राजपूत समाज के लोग, आरजेडी में होने के बावजूद थोड़ा यदुवंशी भाई लोगों का वोट कम मिलता था, क्योंकि उस समाज से कैंडिडेट लड़ा करते थे शिवजी राय जी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी या मेरा परिवार अगर इतना ऊपर गया, इतने बुलंदियों तक गया, तो उसमें मुस्लिम समाज की ईमानदारी सबसे ऊपर है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे और मैं कहीं भी नहीं शर्माता हूं इस बात को बोलने का कि भाई उस समाज का कर्ज मेरे ऊपर है, और मेरे भाई के पार्टी बदलने के बाद वो समाज छूटता चला जा रहा था। इसलिए मैंने कोई ऐसे सेकुलर पार्टी, सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी से जुड़ करके उस समाज का हौसला बनूं जैसे सीताराम बाबू बना करते थे। आप बोल रहे हैं कि सेकुलर विचारधारा यानी एमआईएम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है इंडिया अलायंस की जो बड़ी पार्टियां हैं, आप लोगों ने कई बार पहल किया कि हमें गठबंधन में शामिल लोगों, यहाँ तक कि एक खबर ये भी आ रही है कि 6 सीट का भी आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, कम से कम सीट। उसके बावजूद भी इसलिए नहीं रखा जा रहा जहां हमें समझ है कि आपकी पार्टी एक विशेष समुदाय के छवि की पार्टी है, जिसके, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि सेकुलर पार्टी है, सभी को लेकर चलने वाली है, लेकिन ड्यू टू नहीं रखने का वजह यही है कि भाई एक विशेष समुदाय की कट्टर समर्थक पार्टी है। यहाँ मेरे कितने हिंदू भाई होंगे और आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को ललकारने का काम किया, उसको उसकी औकात बताने का काम किया, किसी भी कट्टर हिंदू ने या किसी भी आरएसएस के पार्टी के नेता ने करने की हिम्मत नहीं की, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लताड़ने का काम किया। और एक एक अब छोड़िए मुसलमान, एक एक हिंदू उन पे गर्व करता है कि हमारे देश के ऐसे मुसलमान हैं। यही ढाका जिसको मैं कह रहा हूं कि सियासी राजधानी है, इसी ढाका को एक सांसद ने कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तब सब लोग चुप थे। लेकिन उसी ढाका में आकर के माथे पे तिरंगा साफा बांध करके पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और ढाका की उस जो ढाका की इस मिट्टी को बदनाम करने का काम किया गया, जलील करने का काम किया गया, उसका करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आपके पास और भी नेता आएंगे, उनसे जरूर पूछिएगा कि आप लोग उस समय चुप क्यों थे। जब ढाका को मिनी पाकिस्तान कहा गया तो उस समय हमारे विधायक जी बैठ करके हंस रहे थे, और जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं हमारे विधायक जी, बड़े जोश खरोश में बोलते हैं कि हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो तिरंगा में तीनों रंग का सम्मान होना चाहिए, उसमें हरा भी है, भगवा भी है और शांति का प्रतीक सफेद भी है। तो आप चुप के हंस रहे थे जब हमारी पूर्व सांसद रमा देवी जी कह रही थी कि ढाका मिनी पाकिस्तान है और ये वहीं से जीत करके आते हैं, तो आप हंस रहे थे। आपको मना करना चाहिए था, आपको डांटना चाहिए था, आपकी बड़ी थी तो भी आपको विरोध करना चाहिए था। तो वीडियो अगर आज भी देखते हैं तो हम लोग के दिल को बड़ा तकलीफ होता है। और हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनसे भी सवाल करिएगा कि जब ढाका को मिनी पाकिस्तान बोला गया तो आप चुप क्यों थे। रंजीत जी, अगला सवाल यह है, रंजीत जी अगला सवाल यह है कि राजद कार्यालय के बाहर एमआईएम के सभी प्रदेश नेताओं ने ढोल बजा करके गठबंधन करने का उनसे निवेदन किया, लेकिन लोगों का मानना है कि गठबंधन में शामिल करने के लिए राजद के जो लोग हैं, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, आप लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहे, क्या वजह है? देखिए, हम लोग गए जरूर थे आरजेडी के कार्यालय, लेकिन हम जनता गए थे, जनता की अदालत में अपने आप को साबित करने गए थे। छोड़िए 6 सीट, अगर हम 1 सीट भी बोलते ना तो वो भी गठबंधन नहीं करते। मेरे जो कार्यकर्ता हैं एआईएमआईएम के, सोशल मीडिया से तमाम मेरे भाई जो लाइव होकर के देख रहे होंगे, कई लोग मेरे भाई, मेरे दीवाने पार्टी के, वो नाराज थे। तो मैं आपकी नाराजगी का भी सम्मान करता हूं, आपके प्यार और आपकी दीवानगी का भी सम्मान करता हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि शेर 2 कदम अगर पीछे ले रहा है तो समझिए कि लंबी छलांग लेने वाला है। तो एआईएमआईएम शेर की पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, अख्तरुल ईमान साहब की पार्टी है, और शेर जा करके जो है अगर 2 कदम पीछे लिया
अपने आप को जलील किया, तो बिहार की चिंता थी कि भाई दोबारा एनडीए ना चला आए। पहले भी आपको याद होगा रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा था कि किसी मुसलमान के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन लालू जी ने नहीं माना उस बात को। क्या हुआ? लालू जी ने उस बात को नहीं माना और हश्र ये हुआ कि पहली बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी, आप लोगों ने देखा। और एक कहावत है कि अतीत के नींव पे भविष्य का निर्माण, तो जो गलती पहले हुई थी दोबारा ना हो जाए। हालांकि लालू जी अगर आज स्वस्थ होते तो शायद इस बात को मानते, एआईएमआईएम को स्वीकारते, लेकिन अब तेजस्वी जी का नए लोगों का दौर है और उनके अगल बगल जो है दिल्ली के, हरियाणा के और अगल बगल के लोग रहते हैं, जमीनी लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए सही सलाह नहीं दे रहे हैं और आंखों पे अहंकार का चश्मा लगा हुआ है, वो देख नहीं पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। हम बाधा नहीं बनना चाहते, हम सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए बार बार हम लोग जा करके अपने स्वभाव से विपरीत आपको कह रहे हैं। और छोड़िए 6 सीट, 1 सीट भी मांगते तो आप हमारे साथ गठबंधन नहीं करते। देखिए हम अपनी तरफ से ईमानदार हैं। तेजस्वी जी ने क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले एक सभा में कहा, एक पत्रकार जिस तरीके से आप करा रहे हैं आज तक के बड़े मंच पे, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई चिट्ठी नहीं मिला है, हम नहीं जानते, हमको कोई चिट्ठी। मैं खुद गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चिट्ठी का रिसीविंग है, लेकिन कैसे सबके सामने बोला कि नहीं हमको कोई चिट्ठी नहीं मिला है। कुछ उनके प्रवक्ता बोलते थे कि अरे भाई एआईएमआईएम वाला 100 सीट मांग रहा है, 50 सीट मांग रहा है, इसीलिए हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता की अदालत में जनता के सामने सच्चाई रखने गए थे और डंके की चोट पे गए थे कि भाई जनता देखे कि हम मात्र 6 सीट पे भी गठबंधन के लिए तैयार हैं, अगर आप कहते हैं तो। क्योंकि हमें बिहार के विकास की चिंता है, हम नहीं चाहते कि भाजपा सरकार बन जाए, लेकिन आपके आंख पे अहंकार लगा हुआ है। आप भाजपा की सरकार मंजूर है, लेकिन मुसलमान की पार्टी खड़ी हो जाए ये आपको मंजूर नहीं है। इसीलिए आप बार बार आपको एआईएमआईएम जो 18% की आबादी का प्रतिनिधित्व करती है उसको आपने पानी तक नहीं पूछा। अख्तरुल ईमान साहब जो आपके विधायक थे, आपके दरवाजे पे गए, कोई जिम्मेदार आदमी मिलने तक नहीं आया। तो ये तो स्थिति हो गई है। मुस्लिम भाइयों को किस तरीके से इंसान नहीं केवल वोट बैंक समझा जाता है, और राजपूतों की भी लगभग वही हालत है। इसीलिए एक नया समीकरण बना करके हम लोग अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, चूंकि और कोई दरवाजा नहीं है, आज यादव की अपनी पार्टी, कोयरी की अपनी पार्टी, कुशवाहा की अपनी पार्टी, मांझी की अपनी पार्टी, पासवान की अपनी पार्टी, तो कहां जाए हम? हमारी जनसंख्या नहीं है। इसलिए अगर राजपूत होकर के आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे तो आप हमें मदद करेंगे। अभी एक मेरे भाई ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था फेसबुक पे राजपूत समाज के बारे में, शायद कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, तो एक मुसलमानों ने उसी में कमेंट किया, लिखा कि क्या फालतू की बात आप करते हैं, क्योंकि विरोधियों के पेट में दर्द है कि कैसे राजपूत मुसलमान दलित एक हो रहा है, समीकरण बन रहा है। तो गांधी की धरती और एक वही पुरानी धरती, वही पुराना हिंदुस्तान, जहां मुस्लिम की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े, वही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जब से ढाका विधानसभा क्षेत्र से आपकी उम्मीदवारी का ऐलान आपके खुद सदर ने किया, तब से ढाका की राजनीति में काफी सरगर्मी है, राजनीतिक पारा काफी हाई है। राणा रंजीत अपने आप को लड़ाई में कहाँ दिख रहे हैं? चूंकि सामने 2 कद्दावर नेता है जिनका राजनीतिक विरासत भी खूबसूरत है और कई बार विधायक भी रहे, यहाँ से क्षेत्र का नेतृत्व भी किया, तो राणा रंजीत सिंह अपने आप को लड़ाई में कहाँ दिख रहे हैं और क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे है? देखिए अभी मैंने एक वोटर जागृति यात्रा निकाला था और जिस तरीके का अभिनंदन हुआ, आप ही में से एक पत्रकार कह रहे थे कि जब कोई चुनाव जीत करके आता है, मंत्री बन करके आता है या कोई बहुत बड़ा जीत लेकर के आता है तो उसका इस तरह से अभिनंदन नहीं होता है, और आप अभी यूं ही निकले हैं तो आपका ये अभिनंदन हो रहा है। और किसी विधायक की पहचान कहां तक होती होगी? विधानसभा, जिला, बिहार तक। राणा रंजीत सिंह आज न विधायक है, न मुखिया है, न वार्ड है, लेकिन जो सम्मान इस पार्टी ने मुझे दिया है, जिस तरीके से मुसलमान भाई मुझे सराखों में रख रहे हैं, पूरा देश ढाका पे देख रहा है कि अगर राणा रंजीत सिंह एक हिंदू एक मुसलमानों की वोट से जीत जाता है तो पूरा देश का समीकरण बदल जाएगा। यूपी से मुझे फोन आता है कि भाईजान अगर आप जीत जाइएगा तो यूपी में हम झंडा लहरा देंगे। बंगाल से फोन आता है कि एआईएमआईएम और खास करके एक मुसलमान एक के वोट से अगर हिंदू जीतेगा तो वही पुराना हिंदुस्तान लौटेगा। एक भाई कह रहा था कि भाई मैं पंजाब के एक बस में था और बगल के व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, बिहार
का वो रहने वाला नहीं था, उससे बातचीत हुई, उसने पूछा कहाँ घर है, मैंने बोला ढाका, तो कहा अच्छा राणा रंजीत वाला ढाका। फिर एक भाई ने कहा अमेठी का था, उसने फोन किया कि भैया मेरे साथ एक वाकया हुआ, पान के दुकान पे थे, हम चर्चा कर रहे थे, उसने पूछ लिया कि बिहार में कहाँ से हैं, तो ढाका से हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब जहाँ तिरंगा साफा बांधे थे वो वाला ढाका, तो ये ढाका की पहचान और ये राणा रंजीत को सम्मान मिल रहा है। तो ये जनता और ये चुनाव औपचारिकता है। मैंने आपको कहा मैं विधायक सांसद को बहुत छोटा मानता हूं, नेता बनने आया हूं और नेता मुझे लोगों ने बना दिया है। इतना बड़ा समूह अगर मुझे सुनता है, मेरी बातों से सहमत होता है, विधायक जी कोई मुद्दा उठाएं, मैं किसी गली में चला जाऊं, केवल सोशल मीडिया में लिख दूं तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाता है। चंदनबाड़ा में हम लोग गए, मस्जिद के आगे, कई इलाकों में गए, केवल उस मुद्दे को उठा दिया सोशल मीडिया पे। तो AIMIM की ये ताकत है, ये डिजिटल ताकत है, और ये डिजिटल जो इंडिया है इसकी ये बहुत बड़ी ताकत है। नेपाल में आपने देखा कि अगर सोशल मीडिया को बैन किया गया तो क्या रूप ले लिया एक क्रांति का। तो AIMIM खास करके ये इस ताकत में बहुत मजबूत है। और लोग जो आरोप भी लगाते थे कि केवल सोशल मीडिया पे है, उसका भी उनको अंदाजा नजर आ गया जब राहुल गांधी जी गुजर रहे थे, हर जगह पे जाके AIMIM के कार्यकर्ताओं ने बड़े ईमानदारी से, बड़े डिसिप्लिन्ड वे में अपनी बात को रखने का काम किया कि भाई राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, तेजस्वी जी तो नहीं देख पा रहे हैं, शायद राहुल गांधी जी देख लें कि भाई बिना AIMIM के आप शायद नहीं चल पाएंगे। लेकिन अंतिम शांति प्रस्ताव था, अब वो मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है, हम अपनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, तैयार थे। और अगली बिहार में सरकार बिना AIMIM के नहीं बनेगी। और विधायक बहुत छोटा है, प्रतिद्वंदी यहाँ कोई नहीं है, लोग अपने टिकट में परेशान हैं, लोग अपने पुराने जो बोझ है, जो इन्होंने काम नहीं किया है, ढाका हिंदू मुसलमान के जो है उसमें चढ़ता रहा, बलि चढ़ता रहा, तभी तो ये हालत है कि 40,000 हिंदुओं का वोट काटा एक विधायक जी ने, और एक विधायक जी ने जो है 40,000 मुसलमानों का वोट काटा। माने लगभग 80,000 वोटरों का नाम काटने का साजिश किया गया। लेकिन रंजीत सिंह एक एक जगह जा करके इस मुद्दे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, और BLO को आग्रह भी कर रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं कि ढाका विधानसभा का एक भी नागरिक अगर छूटा तो आज गुलाब का फूल दे रहे हैं, अगर छूट गया तो कांटों वाला फूल हजारों की संख्या में आपके पास जाएंगे और देंगे। BLO की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, एक एक व्यक्ति को वोटर बनाइए, अगर एक भी नागरिक छूटा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा रंजीत जी, एक सवाल और है और मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक तीखा सवाल है। कोई भी इंसान जब अपना कुछ राजनीतिक सफर शुरू करता है तो वहां से करता है जहां उसकी पहचान हो, अपने खास करके अपने इलाके से। तो रंजीत सिंह ने मधुबन विधानसभा छोड़कर ढाका का क्यों सफर तय किया? क्या परिवार भी बचाने की कोशिश है और राजनीतिक कद भी बढ़ाने की कोशिश है? ये दो तरह की विचारधारा एक साथ लेने की है। देखिए, मधुबन के लोगों से आप जाकर के पूछिएगा, ये जनता का सवाल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप मधुबन की जनता से पूछिएगा कि दोनों भाइयों में किस तरह से विचारधारा की लड़ाई और कब से चल रही है, तो ये आपको पता लग जाएगा। दूसरा ये कि मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी का संगठन हर इलाके में नहीं है, और एक आरोप लगाया जाता है कि ये वोट कटवा वाली पार्टी है, ये भाजपा की B टीम है। अगर मैं मधुबन से चुनाव लड़ता हूं, मधुबन में मुस्लिम भाइयों का खास करके आबादी 35 से 40 हजार है, मैं वहां से कभी चुनाव जीत नहीं सकता हूं। मैं वोट कटवा बन करके अपने भाई को मदद कर देता, क्योंकि अगर मैं 10,000 वोट काट देता हूं मुसलमानों का तो भाजपा के नेता का जीत तय हो जाएगा। तो मैं क्या लगता है कि ढाका से जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ से आप चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ इतनी आबादी मेरे संगठन की है। देखिए, AIMIM मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, लेकिन अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो राणा रंजीत सिंह इस पार्टी में नहीं होते। लेकिन मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि AIMIM पार्टी का पिलर मुसलमानों से बना है, और छत जो है हर धर्म के लोगों से ढलेगा, तो कहीं ना कहीं पिलर मुसलमानों का है। अगर उतनी आबादी, संगठन मेरा मजबूत नहीं होगा तो मैं जीतने की स्थिति में नहीं आऊंगा, और हम वोट कटवा बनने नहीं जा रहे हैं। जहां लड़ेंगे डंके की चोट पे जीतने की ताकत रखेंगे, इसीलिए वहां से लड़ेंगे। एक बात आप अक्सर कहते हैं कि ये मेरी पहली और दूसरी और आखिरी पार्टी है, तो क्या ये सच में इस पे पूरा ये सही में इम्प्लीमेंट होगा आपकी लाइफ में, या फिर आप भी दल बदलेंगे? देखिए, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मैं हारा नहीं, मैं बेइज्जत हुआ हूं। राणा रंजीत सिंह, सीताराम बाबू जो सांसद रहे, 20 साल मंत्री रहे, जो उनका पकड़ था समाज पे, मेरे हिंदू भाइयों ने कहा कि भाई ये बटन नहीं दबेगा, नहीं हो पाएगा। मेरे खास लोगों ने, जो मेरे बहुत करीबी थे, निर्दलीय आ जाओ, दे देंगे, लेकिन इस पे बटन नहीं दबेगा, ये सच्चाई थी। लेकिन आज वही लोग
जब बैरिस्टर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हिंदुस्तान का गर्व बढ़ाया, पाकिस्तान को लताड़ा कि तुम मलेरिया की दवाई नहीं बना सकते हो और तुम अपने मुसीबत में खुश रहो, इधर मत देखो, तो उसके बाद हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। दूर की बात छोड़िए, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा किया करती थी, मेरा ससुराल यही है, ढाका में है, तो वो भी गुस्साया करती थी कि भाई किस पार्टी में हो। तो जब बेइज्जत हुआ लोकसभा और एक एक लोगों ने कहा कि भाई ये पार्टी आपकी जो है, आपको, मैं बेइज्जत हुआ, मैं हारा नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि राणा रंजीत सिंह सीताराम बाबू के बेटा को 11,900 वोट के लायक मैं नहीं हूं। 11,000 वोट मिलने के पीछे कारण क्या था? क्यों इतना कम आपको वोट मिला? कारण क्या था? देखिए, हिंदुओं ने स्वीकारा नहीं, क्योंकि मेरी पार्टी अलग टाइप की थी। इस बार आपको क्या लगता है कि ढाका विधानसभा में जो हिंदू समाज के मैं लोग जिस हैं, जाति वो से- राणा रंजीत को एमआईएम के टिकट पर स्वीकार करेंगे वोट देने के लिए? मैं जिस जाति से आता हूं, उस जाति के एक बड़े नेता और एक बड़ी पार्टी से लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक है। और एक बेवकूफ, बोलिए चाहे राजनीतिक समझ कम रखने वाली मैडम यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऐसा नारा बुलंद किया कि जो वोट हम लोग का था वो भी कट गया और वो भी अपना हारी, उसका ये हुआ। तो चूंकि मेरी जाति के बड़े नेता बड़ी पार्टी से लड़ रहे थे और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, AIMIM पतंग का निशान, पार्टी का नाम तो लोग जानते भी नहीं थे, ओवैसी की पार्टी लोग कहते थे। तो इस पार्टी में मैंने संगठन को पहुंचाने का काम किया और लोकसभा का चुनाव में जानता था कि मैं जीतने वाला नहीं हूं। तैयारी विधानसभा की थी। आपको पहले से पता था कि राणा रंजीत चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर आपने इतना मेहनत क्यों किया था? देखिए, आज एक एक घर, 3 जिला हमारे लोकसभा में आता है, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी। आज तीनों जिला में हमारी पार्टी का लोग नाम जानते हैं, AIMIM को जानते हैं, पतंग के निशान को जानते हैं और ओवैसी साहब को और बेहतर अंदाज में जानते हैं। तो मेरी जीत है कि मैं 3 जिला में अपनी पार्टी को घर घर तक पहुंचा दिया, यही मेरा मकसद था और मैं उसमें सफल हुआ। और विधायक का चुनाव आप देखिएगा, ये दोनों विधायक जो आपके पुराने विधायक हैं, जिस मार्जिन से जीते रहे होंगे 10,000 12,000, आप देखिएगा उसके डबल मार्जिन से राणा रंजीत सिंह AIMIM विधानसभा का चुनाव यहां से जीतने जा रही है। अच्छा, लगातार आपका जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, अपने सभी चुनावी मुद्दे को भुना रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्या कहता है कि इस बार जो है AIMIM अपना परचम बुलंद करने जा रही है, यानी ये सीट जीतकर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के गोदी में डालने जा रहे हैं सीट? देखिए, हम लोग बहुत ईमानदारी से जमीनी बात करते हैं। मैं जब पदयात्रा कर रहा था तो जहां पे नाली आता था ना, तो मैं साइड से नहीं जाता था, सड़कें जहां पानी जमा हो तो मैं बीच से जाता था। मैं उस दर्द को महसूस करने का प्रयास करता था और जहां जहां ये स्थिति है, जहां 5 साल से नाली ही नाली है, वहां कभी पानी का निकासी नहीं बना, मैं गाड़ी को रोक करके पैदल जाता हूं, गाड़ी पीछे से आता है। ये मैंने एक संकल्प लिया है। आज ढाका की समस्याओं की बात हम लोग करें, भारतमाला में किस तरीके से गरीबों का पैसा, कौड़ी के दाम पे उसको जमीन का पैसा दिया जा रहा है। अभी एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ आपके ढाका में, आज तक ढाका की जनता ने देखा ही नहीं वो ऑडिटोरियम कैसा है, कभी टीटी खेला ही नहीं, कभी बैडमिंटन खेला ही नहीं, तो केवल बिल्डिंग बनाने के लिए इतने लाखों रुपए खर्च किए गए और नगर में हम बैठे हुए हैं। आप ढाका की राजनीति जो है हिंदू मुसलमान के बलि चढ़ते रहा है। हम लोग एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। कई मुद्दे हैं और समय चूंकि कम है, कई मुद्दों पे मुझे बात भी करनी थी, अगली बार हम लोग करेंगे उन मुद्दों की बात। लेकिन केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ विपक्ष मृत था, विपक्ष चुप था, विपक्ष के मुंह में जबान नहीं था। राणा रंजीत सिंह ने आकर के विपक्ष को बताया कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है और अगर ढाका की जनता ने अगर पक्ष में आने का मौका दिया, विधायक बनने का मौका दिया, तो केवल ढाका नहीं पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को बताने का काम करेंगे कि एक विधायक अगर चाह जाए तो क्या कर सकता है। पहला काम 40,000 बंबई में मेरे काम करने वाले कारीगर भाइयों को यहां लाना। आज पूरा देश जो है हमारे ढाका के कारीगर का बना हुआ बैग इस्तेमाल करता है और इस पे हमें गर्व है। लेकिन अफसोस ये बात है कि ये बंबई में बनता है, ढाका में नहीं बनता है। नाली की समस्या, ढाका में रोजगार देने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, इतने अच्छे कारीगर हमारे हैं जो बंबई में जाकर के अपनी सेवा दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और इंडिया का एक एक आदमी हमारे ढाका के कारीगर का बना हुआ बैग को इस्तेमाल कर रहा है। उन 40,000 लोगों को ढाका में लाएंगे, कारखाना बनवाएंगे। एक विजनरी हम लोगों ने MBA में यही पढ़ाई है, नौकरी में यही काम ही किया है कि कैसे प्लान करना है, फाइनेंसर लाना है, इन्वेस्टर लाना है, बैंक से हेल्प लेना है, लीज देना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग अगर क्रिएट करते हैं
उन कंपनियों को कहेंगे कि 2 पैसा तुम्हारा बच रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री का माल हम ढाका में तैयार कर देंगे, तो खुशी खुशी रेडी हो जाएंगे और 40,000 लोग यहीं कमाएंगे, यहीं खर्च करेंगे, तो ढाका की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा। कई लोगों का ये सवाल आया है, अगर राणा रणजीत जी एमआईएम के टिकट से ढाका विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो क्या इसी पार्टी में वो बने रहेंगे या अपने भाई की तरह अपने भाई के रास्ते पर भाजपा में शामिल हो जाएंगे? मैंने यही तो कहा कि जब मैं बेइज्जत हुआ लोकसभा में, 11,000 वोट आया, तब मैंने इस पार्टी को नहीं छोड़ा। और आज जो सम्मान मुझे मिला है, अरे भाई विधायक तो जब से पैदा लिए 85 में हमारा जन्म हुआ है और 2 महीने बाद मेरे पिताजी विधायक हो गए, लाल बत्ती मिल गया, क्योंकि उनको मंत्री का दर्जा मिल गया, पर लगातार 15 साल मंत्री रहे, सांसद रहे, भाई भी विधायक मंत्री रहे। तो आपको लगता है कि विधायक के लिए मैं यहाँ पे हूँ? नेता बनने आया हूँ। और इस पार्टी ने और इस समाज ने जो पहचान दिया है वो विधायक से बहुत बड़ा है, मंत्री से बहुत बड़ा है, सांसद से बहुत बड़ा है। इसीलिए सीताराम बाबू का संस्कार है, जिस पार्टी में जुड़ गए सुख दुख उसी पार्टी में देखना है। तो ये आप निश्चिंत रहिए, जब बेइज्जत हो गए लोकसभा चुनाव में तभी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। और मेरी ईमानदारी को देखते हुए बैरिस्टर साहब यहाँ आए, उन्होंने वादा किया है कि 10 बार भी आना होगा तो आऊंगा, लेकिन मेरा हिंदू भाई राणा रंजीत को मैं शेरवानी हैदराबाद से भेजूंगा और वही शेरवानी पहन करके सदन में जाना है और पहला हिंदू विधायक AIMIM का बनेगा और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत हमारे बधाई। AH न्यूज के प्रधान संपादक कुछ